Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is part 3 of QA revision. And आज का टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे. पूरा डिटेल में देखने की ट्राई करेंगे एंड फास्ट करने की ट्राई करेंगे कि कितना कर सकते हैं. उम्मीद है इससे जो पहले वाले टॉपिक्स थे वो वाले आपके फुल्ली रिवाइज्ड हो गए होंगे. आपने देख लिए होंगे, उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा एंड ऑल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. So our topic is लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन में ना काफी सिंपल सा टॉपिक है, जनरली रेयरली किसी को डाउट आती है, लेकिन कभी कभी इसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. सच कंसेप्ट में तो आपको ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. आपको कभी कभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाती है. किस किस टाइप के इसमें क्या चीज देखेंगे हम. फर्स्ट तो देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है एंड ऑल, थोड़ी सी स्टोरी देख लेंगे फास्ट. देन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेंगे, 4-5. देन उसके बाद वो वाले ये क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली आपने आईएम रोहतक के मॉक्स में या इंदौर के मॉक्स में देखे होंगे आपने, कि टू वेरिएबल एक इक्वेशन वाले क्वेश्चन. तो वाला देख लेंगे आप. अगर आपने नहीं देखे हैं तो लास्ट में देखेंगे ये वाले. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है बेसिक्स. देखो लीनियर इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके वेरी कर सकते हैं. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि पावर इज 1. ये मतलब ए एक्स प्लस बी की फॉर्म हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है. दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज लीनियर. अगर पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है. ठीक है, तो अगर वन वेरिएबल क्या है, मतलब अब एक ही वेरिएबल है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल सी बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. टू वेरिएबल्स है तो इसका मतलब आपके दो वेरिएबल्स आ जाएंगे. एक वेरिएबल आ जाएगा एक्स आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल को वाई मान लेते हैं. सो बी वाई इज इक्वल टू सी. जनरल फॉर्म ये होती है. अच्छा, बट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपकी जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है should be equal to number of variables. अगर बराबर हो तो हम सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई क्वेश्चन में ना कोई हिडन कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम सॉल्व कर पाते हैं. कि हो सकता है वो इक्वेशन की फॉर्म में ना हो कंडीशन, बट हिडन कंडीशन हो कि उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो लास्ट में देखेंगे वाला पार्ट. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन होनी चाहिए. तो मतलब एक इक्वेशन को हम लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, एंड दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ठीक है, जब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. कि कभी कभी जैसे आपने कई सारे मेथड्स पढ़े होंगे. मेथड्स क्या क्या पढ़े हैं आपने, एक पढ़ा होगा आपने एलिमिनेशन मेथड, एक पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सो ऑन. कई सारे मेथड पढ़े होंगे. आई होप आपको आते होंगे, ये वाले रिवाइज कराने की जरूरत नहीं होगी. एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, उसमें मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी सी वन, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू सी टू. कभी कभी ना इस फॉर्म की इक्वेशन भी आती है आपकी, कि इनके ना क्वेश्चन इंटरचेंज हो रखे हो, एंड कई बार इनकी वैल्यूज काफी डिफिकल्ट भी होती हैं. तो डिफिकल्ट वैल्यूज को अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, एक केस में आप दोनों को ऐड कर दो, एक केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन आ जाना चाहिए. ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू. ठीक है, और यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है सी वन प्लस सी टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में देखने डिफिकल्ट लग रहा है, अगर वैल्यूज आती हैं तो काफी इजी हो जाता है ये. ठीक है, सिमिलरली दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को माइनस कर सकते हैं. अगर दोनों इक्वेशन के एक दूसरे से माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू.
तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन a माइनस वाई, और एक केस ये आ जाएगा। दोनों से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो आप इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला देखना चाहते हो तो फॉर्मूला ये है, अदरवाइज आप वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको माइनस करके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ट्राई करना, किसी वैल्यू पे एग्जांपल्स नहीं करा रहा मैं इस पे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। इस पे एक बार ट्राई करना, बहुत इजी लगेगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक आपकी इक्वेशन है, 3 टाइप की आती है और आपको चेक करने के लिए आता है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कि आपके नो सॉल्यूशन कब आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब आएंगे एंड ऑल। तो उसका मेथड क्या है, सिंपल सी इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व करो। जैसे ये वाली फर्स्ट केस है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। अच्छा, आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन हमारी काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपकी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन, कि ये हमारी डिफरेंस लाइन है, ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है, और जो सॉल्यूशन आता है एक इक्वेशन का वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस पे फोकस करो, ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम ही लाइन है। नीचे वाली को सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे वाले सिंप्लीफाई होगी तो यही हो जाएगी ना, 2 × 2x + 3y इज इक्वल टू 2 × 7, और सिंप्लीफाई करोगे तो 2x + 3y इज इक्वल टू 7। तो टेक्निकली तो दोनों सेम ही लाइन हो गई। तो ये कितने पॉइंट पे मीट करेंगे? अगर मैं लाइन 1 और लाइन 2 बनाता हूँ तो ये लाइन 1 बनी है और लाइन 2 भी सेम बनी है। तो ये इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ वाले केस में क्या है, यहाँ वाले केस में अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से, इसको अगर मैं इंटू 3 करता हूँ, अगर फोकस करो तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन? ये हो जाएगी आपकी 6x + 9y इज इक्वल टू 21। तो ध्यान से देखो, एक जगह तो आपकी बात बोल रहा है कि 6x + 9y इज इक्वल टू 20 है, और यहाँ पे 6x + 9y 21 है। दोनों बातें तो एक साथ ट्रू कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। एंड लाइन की फॉर्म में हम देखेंगे तो ये दो एक पैरेलल लाइन है, जैसे लाइन ये है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस बाय डेफिनेशन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब तीसरा केस क्या आता है? ये वाला केस क्या आता है? इसमें क्या होगा, एक अगर आपको इनफाइनाइट मिल रहा है, नो सॉल्यूशन भी है, तीसरा आपने पढ़ा ही होगा, वो आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। एंड यहाँ पे आपका, इनको अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करके आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे तो वैसा वाला केस आ गया जैसे अभी हमने ये पढ़ा था, उस वाले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो करना चाहो तो इसको। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5x + 5y इज इक्वल टू 15, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 1। यहाँ से x + y 3 आ गया, x - y 1 आ गया, और ये तो इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी वैल्यूज में तो आपको इतना इजी नहीं लगा, बट डिफिकल्ट वैल्यूज में काफी इजी हो जाता है ये वाला मेथड। ठीक है, अच्छा यहाँ वाले केस में क्या है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब दो लाइन बन रही होंगी आपकी एंड दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट पॉइंट इज, ये पॉइंट आता है हमारा 2,1 आता है। अच्छा, अब इक्वेशन को देख के कैसे पहचाने, ये चीज आपने पढ़ी होंगी कि यहाँ पे अगर आपकी इक्वेशन है a1x + b1y इज इक्वल टू c1 फॉर्म की, दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y इज इक्वल टू c2, तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब कोएफिशिएंट्स का रेशियो अगर सेम है तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनका रेशियो 1/2 आ रहा है। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो क्या होता है?
आपका आता है नो सॉल्यूशन, मतलब ये वाला केस। यहाँ पे रेशियो 1/3 था और यहाँ पे 7/20 हो गया, तो डिफरेंट हो गया रेशियो, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया, नो सॉल्यूशन। एंड यहाँ वाले केस में क्या होता है, सिंपल हम चेक करते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है। इस केस को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि यहाँ पे एक्चुअली कोई आंसर तो आया आपका, इसलिए हम कंसिस्टेंट है। इन दोनों केसेस को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। एंड इन दोनों में ऐसा क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में ऐसी चीज कॉमन है, वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये चीज कॉमन है दोनों में। तो इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन ये होती है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन ये होती है आपकी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। क्वेश्चंस भी देखे होंगे आपने इसके निकालने वाले कैसे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेते हैं। जनरली इक्वेशन तो सॉल्व हो जाती है, वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट क्या लिखा है, सम ऑफ digits of a 2-digit number is 10 if 36 is subtracted from the number, value of the digits gets interchanged। ठीक है, आपको नंबर बताना है। ओके, अच्छा आई होप आपको पता होगा कि अगर कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर है ए, तो उसको तो हम ए लिख देते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर ए बी है तो हम उसको लिखते हैं 10a + b लिखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर ए बी सी है तो हम उसको लिखते हैं 100a + 10b + c फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपका है नंबर एक, मान लेते हैं ए बी है आपका नंबर, आपको क्या लिखा है, if 30 sum of digits of the number is 10, मतलब a + b is equal to 10, आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा है if 36 subtracted from the number। अच्छा, कभी ऐसे नंबर की फॉर्म में हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे 10a + b में से 36 आप सब्ट्रैक्ट कर रही हो, द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज, मतलब नंबर उल्टा हो गया, ए बी की जगह वो क्या हो गया, बी ए हो गया। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 10b + a। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 9 टाइम्स a - b इज इक्वल टू 36, a - b इज इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन बन गई आपकी, a + b इज इक्वल टू 10 एंड a - b इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपका आंसर आएगा a इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 एंड b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो आपका नंबर क्या है, 73 है, और आप चेक भी कर सकते हैं इसका रिवर्स क्या आ रहा है, 37 आ रहा है। इन दोनों के बीच में 36 का डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरली ऑप्शन के थ्रू भी कर लेते हो, बट मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा था कि वर्स्ट के सिनारियो अगर आपको नॉन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो तो उसमें कैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 48 ईयर्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 5 ईयर्स बैक इज 165, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ऐसा कर लेते फादर की प्रेजेंट एज को एंड सन। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिलेमा होता है कि हम क्या वेरिएबल क्या माने। ठीक है, जैसे जनरली क्वेश्चन में आपके फादर की प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज को मानना समझदारी की, प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं, सन को वाई मान लेते हैं। बट क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखो, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज आपका 48 गिवन है, देन प्रोडक्ट ऑफ 5 एजेस 5 इयर्स बैक आपका 165 गिवन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ, कभी प्रोडक्ट करना पड़े ना तो प्रोडक्ट में प्लस माइनस करके प्रोडक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। इस केस का पता नहीं बट जनरली हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट को एक्स नहीं मानते। दो केसेस है, एक प्रेजेंट है, एक 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो को एज को एक्स एंड वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स + 5 हो जाएगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई + 5 हो जाएगी प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें ये निकालना है फाइनली एक्स + 5 एंड इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स वाई इज इक्वल टू 165 एंड x + y, सॉरी x + 5
प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये वाला कई लोग हिट एंड ट्राई से भी कर लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। कई लोगों को आंसर भी दिख रहा होगा कि 33 इंटू 5 होता है आपका 165, एंड इन दोनों को ऐड करके आपका ये चीज आ रही है। ठीक है, तो फादर की आप एज निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और चीज ऑब्वियस है, फादर की एज ग्रेटर देन सन की एज होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे हिट एंड ट्राई से ना कर पाओ ये क्वेश्चन, तो प्रॉपरली ऐसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। उस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है कि कभी भी x प्लस वाई आपको गिवन है एंड एक्स वाई गिवन है, तो करना होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 38 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 165 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी एंड ऑल, इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिख रही है आपको कैलकुलेशन एंड ऑल है, बट जनरल मेथड ये होता है कि ऐसे वैल्यूज पुट करके x माइनस वाई आ जाएगा, देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, इन दोनों को यूज करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी होती है। अगर आप मेंटली ना सोच पाओ क्वेश्चन को और आपको ऑप्शंस के थ्रू ना कर पाओ, तो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। होप समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करने से सॉल्व करके, मेथड समझ आ गया ना आपको। आंसर है हमारा 33 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 30 क्वेश्चन, 1 mark is given for each correct answer and 0.25 is deducted for every incorrect answer. Ankur attempted all the questions and scored 13.75. How many questions did he answer incorrectly? तो जैसे इस क्वेश्चन में ना कई लोग ट्राई करते हैं कि दो वेरिएबल्स मान लेते हैं x एंड y। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ हो सके तो दो वेरिएबल्स को मतलब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, एंड कम कर लो तो इजी रहता है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो जो करेक्ट वाले हैं और इनकरेक्ट वाले हैं, करेक्ट वाले को x मान लेते हैं। अच्छा, आपसे पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट वाले को x मान लेते हैं, इनकरेक्ट वाले को 30 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से मार्क्स कितने आए, यहाँ से मार्क्स मिल रहे हैं +1 और यहाँ से मार्क्स मिल रहे हैं -1/4। तो हमारे टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13.75। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 5/4x इज इक्वल टू 13.75, 5/4x इज इक्वल टू 16.25। आपको यहाँ से आंसर दिख ही रहा होगा, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का। 3 truck drivers went to roadside cafe. One purchased 4 sandwiches, 1 coffee and 10 biscuits. सैंडविचेस को s लिख देते हैं। सो आपकी इक्वेशन बन रही है 4s प्लस 1c प्लस 10b एंड पेड 1.69 पैसा, सॉरी 1.16 रुपीज, 1 रुपीज 69 पैसा। ठीक है, सो आपका हो गया ये 1.69 लिख देते हैं। ठीक है, एंड आपकी दूसरी इक्वेशन है he purchased 3 sandwiches, 1 coffee plus 7 biscuits is equal to 1.26. What did third truck driver pay for sandwich, cup and coffee and biscuit? मतलब आपको बताना 1c plus 1b 1s plus 1c plus 1b की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले देखते क्वेश्चन में क्या लगता है कि इम्पॉसिबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम आंसर कैसे बता सकते हैं।
बट कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि पॉसिबल कि हो सके कि इनका कुछ वेरिएबल्स में हम प्लस माइनस करके हम आंसर निकाल सकें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमिन है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ करके हम ये कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए कि सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इन वेरिएबल्स को यूज करके आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो तीनों में बराबर नहीं आ रहे, तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बड़ी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो और इंक्रीज होती जाएगी। इनके बीच में गैप उतना हमारे यूनिफॉर्म कभी हो नहीं पाएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया तो भूल जाओ मैंने क्या पूछा, ठीक है। अच्छा, अब हमें कुछ ऐसे सोचनी है कि क्या कर सकते हैं आप। तो एक चीज मेरे को स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे कि अगर नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं इंटू 3 कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ, तो इनका डिफरेंस तो ऑब्वियसली आपको 1 आ जाएगा। एंड इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको इंटू 3 होके ये 9 हो जाएगा और ये इंटू 2 होके 8 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है और ये इंटू 3 होके आपका 21 हो जाएगा और ये आपका इंटू 2 होके 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब दिख रहा होगा आपको भी कि आंसर आ सकता है। क्या करना था, पहली वाली इक्वेशन को अगर हमने इंटू 2 किया तो इक्वेशन बन गई आपकी 8s प्लस 2c प्लस 20b इज इक्वल टू 1.69 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 33.38, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9s प्लस 3c प्लस 21b इज इक्वल टू 1.26 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3.68, सॉरी 3.78, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1s प्लस 1c प्लस 1b इज इक्वल टू 0.4 पैसे, 0.4 रुपीज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझा कि हमेशा ट्रू नहीं होता कि दो इक्वेशन हम आंसर ना निकाल पाए, कभी कभी कुछ केसेस में निकाल पाते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेना, कैन नॉट बी डिटरमिन है तो एक दो बार ट्राई करके देख लेना। अदरवाइज जनरली आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कंडीशन होती है जिसके थ्रू हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट देखते हैं जिसमें जनरली आपको प्रॉब्लम भी आती है। वो आती है वो टू इक्वेशन वन वेरिएबल वाली क्वेश्चन, कि जैसे अभी यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वाला केस तो कभी नहीं आएगा, उल्टा लिख दिया। आपको वन इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है, मिस्टेक, वन इक्वेशन टू वेरिएबल। स्टार्टिंग में भी शायद से गलत लिखा था, स्टार्टिंग में भी लिखा था ना गलत, हाँ यहाँ पे भी गलत लिखा था। यहाँ टू वेरिएबल्स, अच्छा यहाँ तो सही लिखा था, वन इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो सो इसकी पिछले वाली क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम है कि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा थे इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपका जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मान लेते 1 मान लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन, ठीक है। क्या इसकी आप वैल्यूज निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है। बट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं जिसपे ये आंसर हमारा पॉसिबल हो, ठीक है। वो वैल्यूज क्या क्या आती है हमारी, वो आएगी अगर हमें इंटीग्रल वैल्यूज निकालने, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज आती, काफी चीजें तो हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाती कि हमारे फ्रैक्शन एंड ऑल नहीं आ सकती। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आती है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी दिमाग में एक
एक पहला सॉल्यूशन तो आपको हिडन ट्राई से हमेशा निकालना होता है। एक सॉल्यूशन आ रहा है आपका 1 कॉमा -1, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन तो आपको हिडन ट्राई से खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है, उसके लिए हमेशा पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो दो दो के गैप पे आएंगी। इसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3 आएगी, इससे प्रीवियस वैल्यू होती वो क्या होती है आपकी -1 होती, उससे प्रीवियस वैल्यू आपकी -3 होती, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज आपकी 5 होगी, देन 7 होगी, एंड सो ऑन। सिमिलरली जो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है 3, जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी 3 के गैप में होगी। बट हमेशा हमें बीच में इनका साइन देखना है कि प्लस साइन है या माइनस साइन है। जैसे दूसरा चीज भी एक साथ देख लेते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट सॉल्यूशन दिख रहा है जो यहाँ पे पॉसिबल आया है, दैट इज 1 कॉमा 1, ठीक है। अच्छा, बीच में माइनस साइन होने का फायदा ये होता है कि जो आपका आंसर्स है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। बट प्लस साइन से होता है इनवर्स रिलेशन आता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ प्लस साइन, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर भी होगा। अगर क्लियर नहीं है तो वैल्यूज भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको ये पैटर्न दिख जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब एक के इंक्रीज होने पे मतलब यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट है तो दूसरे में डिक्रीमेंट होना चाहिए इसके कोएफिशिएंट के इक्वलेंट। इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे -4 आएगी, कम हो रही है यहाँ पे वैल्यू, देन -7 आएगी, देन -10 आएगी। आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर हमेशा 1 आएगा। एंड यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 3 का इंक्रीमेंट होगा तो 2 आएगा, एंड यहाँ पे आपकी फिर 3 का इंक्रीमेंट 5 आएगा, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे काफी सिंपल है, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका 2 है और यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 के गैप में बढ़ती जाएंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू 4 आएगी, 7 आएगी, 10 आएगी। यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे अगर कम हो रही है तो ये आ जाएगी -2 आ जाएगी, -5 आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ही होता जाएगा, यहाँ पे 3 आती जाएगी, 3, 5, 7। ट्राई भी कर सकते हैं, आंसर सेटिस्फाई भी कर रहे हैं आपके। और यहाँ पे क्या होगा, -1 एंड -3, ठीक है। तो ये वाला कोएफिशिएंट वाला पार्ट अगर आपको क्लियर है तो काफी इजी हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने, कि कभी कभी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आते हैं कि अगर आपको ये चीज आ गई फिर इस क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इफ x इज बिटवीन, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये कंडीशन दे दी x इज बिटवीन 8 to -4, ये कंडीशन होती है। तो ध्यान से देखो यही सॉल्यूशन आया आपकी इस रेंज के अंदर, कि नेक्स्ट सॉल्यूशन से आएगा तो वो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इससे प्रीवियस आता तो -5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे काउंट करते हैं कि ठीक है, एपी का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, लास्ट टर्म देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमें दिख जाता है यहाँ पे 2 का है, उसको यूज करके करते हैं, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर ट्राई करके देखते हैं ये चीज, ठीक है। जैसे ये फॉर द गिवन पेयर एक्स वाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 4x - 17y इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको बताना है कि क्वेश्चन में कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो अच्छा दो कंडीशन ट्राई कर लेते हैं। एक कंडीशन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक कंडीशन है एक्स इज लेस देन 1000, और दूसरी कंडीशन ट्राई कर लेते हैं y इज लेस देन 1000, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्राई कर लेते हैं कि x की वैल्यू भी लेस देन 1000 होनी चाहिए एंड y की वैल्यू भी लेस देन 1000 होनी चाहिए, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटीजर्स की तो दोनों ट्राई करके देख लेते हैं दोनों के अकॉर्डिंग। पहले केस के अकॉर्डिंग
पहला वाला केस सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा इस इक्वेशन का, ठीक है। एक सॉल्यूशन सोचते हैं क्या आ सकता है, x को -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको -1 से, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x और y के सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो -4 और -1, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था, इनके कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं, बीच में माइनस साइन है, तो अब ये दोनों इंक्रीज करेंगे एक साथ करेंगे तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 17 का इंक्रीमेंट आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 13 आएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 30 आएगा, देन 47 एंड सो ऑन चलती जाएगी एक्स की वैल्यू। सिमिलरली वाई पे क्या आएगा, वाई पे आपका 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 3 आएगी, ट्राई भी कर सकते हैं 3 पे आपका सॉल्यूशन, कि 3 इंटू 17 आपका आ जाएगा 51 एंड आपका यहाँ पे 13 इंटू 4 आ जाएगा आपका 52, डिफरेंस इज 1 एंड इससे नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 7 आ जाएगी एंड सो ऑन। इसके बाद तो बस आपको नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपकी एक्स पे है, इसके अकॉर्डिंग बस आपको सिंपल चेक करना है कि यहाँ पे अगर आपकी एपी बन रही है 13 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे आपका 17 का कॉमन डिफरेंस है, इज लेस देन इक्वल टू 1000। आपको ये चीज चेक करनी है, यहाँ से आप n की वैल्यूज निकाल सकते हो, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर, कि कितनी टर्म्स है यहाँ पे। 13 हमारी फर्स्ट टर्म है एंड आगे हमारी ए एन का फॉर्मूला लगाया दैट ए एन इज लेस देन 1000, यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो यहाँ के लिए क्या करोगे 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल, आंसर नहीं बता रहा मैं, खुद से अपने एंड पे लिखना, चैट बॉक्स में लिखो, मैं बता दूंगा आपका आंसर ठीक है गलत है। आई होप ये मेथड समझ आ गया होगा करना क्या होता है आपको, क्लियर है। सो हमारा लीनियर इक्वेशन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ब्रेक नहीं दे रहा बीच में, ब्रेक चाहिए तो पॉज कर लो वीडियो, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आता है आपका, रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन, फिर कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, देन आपका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इतने में क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीरोस और रूट्स, उनको निकालने के आपने मेथड्स पढ़े होंगे। एक मेथड तो होता है फैक्टर्स में ब्रेक कर दें, एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा मेथड होता है आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, ये एक्स वाला फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं बेसिक सी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मान लेते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका फैक्टर से ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, सोचना पड़ता है कई बार कि हमें कोई ऐसी वैल्यू 12 हो और यहाँ पे 7 हो, इनका सम 7 आ रहा हो, आपके दिमाग में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x एंड 3 इंटू 4 आपको 12 आता है इज इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपने फैक्टर से ब्रेक कर दिया तो आपको पता चल जाता है x की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू 4 आ रही है। ये वाला मेथड हमारा मोस्ट फेमस मेथड है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ये मेथड काफी बकवास मेथड लगता है जनरली मेरे को, कैसा लगता है जबरदस्ती कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बट पर्पस के लिए बता देता हूँ। कभी कभी ना कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन जिसकी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो भी डाली हुई है, उसमें आपने देखा होगा काफी यूजफुल होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। तो वो मेथड क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 12 इक्वल टू 0 है, हमें स्क्वायर वाला एक पार्ट है उसको एक स्क्वायर के अंदर लाना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्वायर की फॉर्म तो पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है,
तो सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब आपको चाहिए, और एक माइनस भी दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब माइनस वाला पार्ट आ रहा होगा माइनस, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 2 भी चाहिए, एंड आपको ए के लिए एक्स भी चाहिए, एंड इंटू 7x बनाना है तो आपको 7/2 करना पड़ेगा, मतलब इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। -2 × x × 7/2 करोगे तो आपका -7x, इसका मतलब जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपको मिल गया, वो है आपका 7/2। तो यहाँ पे आपको 7/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, और आपको 7/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट आपका एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट उस तरफ चले जाएगा, ये आ जाएगा आपका x - 7/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सोल्व करके आपको 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगी आपकी, मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आएगा x - 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, एक केस में प्लस हाफ करोगे, एक केस में माइनस हाफ करोगे, तो आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, x आएगा आपका 3 एंड x इक्वल टू 4। रियलाइज हो गया हो जबरदस्ती कितनी मेहनत क्यों करी है इस क्वेश्चन की। तीसरा मेथड है जो जनरली आप यूज करते हो, जनरली आप ये वाला यूज करते होगे या ये वाला यूज करते हो। ये मेथड क्या है कि x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2, कि हमारे दो रूट्स हैं, दो आंसर आ रहे हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये कब होता है जब इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में हो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होती है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं। अच्छा, अब इस चीज में आपने एक और चीज देखी होगी कि ये वाला पार्ट तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, तो डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं कि अब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है कि अंडर रूट b² - 4ac, इस अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डी, डी इज इक्वल टू दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब हमने मैथ्स में तो पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज नेगेटिव नहीं आ सकती, तो तीन केसेस बनते हैं यहाँ पे। एक आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, एक केस आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और एक केस आता है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका टू इक्वल रियल रूट्स, यहाँ पे आता है आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन क्या आता है कि डी ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आप क्या बोलते हो, रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको रियल रूट चेक करने तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना। एक दो चीज मैंने मैक्सिमम मिनिमम वाली क्लास में बताई थी, वो वाली चीज वो भी ध्यान से देख लेना, उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा यहाँ पे, बट इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा एफ एक्स है इज इक्वल टू ax² + bx + c, सो एफ एक्स इज always greater than 0 if a is greater than 0 and discriminant is less than 0, and fx is always less than 0 if a is greater than 0, a is less than 0 and discriminant is less than 0, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन हो जाएगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो हमारा पैराबोला बनता है
उसका जो हमारे ये फोकल पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, वो आता है आपका -b/2a अपॉन -d/4। ठीक है, ये वाली चीज डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि रिवीजन है। अगर आपको ये वाली चीज देखनी है तो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, मैं लास्ट में टैग कर दूंगा उसको। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। लास्ट आते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसपे आपके एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, वो वाली चीज ध्यान से देख लेते हैं कि पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। कि अगर आपकी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, एक वे ये होता है लिखने का, दूसरा वे होता है इक्वेशन को रूट्स की फॉर्म में लिखने कि x - अल्फा इंटू x - बीटा = 0। तो दोनों कंपेयर करने के लिए हम x का कोएफिशिएंट 1 रखते हैं, तो ये आ जाता है x - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। और यहाँ से आ जाता है x² - b/ax सॉरी +b/ax + c/a = 0। क्यों? क्योंकि हम x² का कोएफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, फिर हम कंपेयर करते हैं तो आपका आता है कि अल्फा + बीटा = -b/a, ये बीटा है, बी नहीं है। ठीक है, एंड अल्फा बीटा = c/a। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। काफी यूजफुल रहता है कि कभी भी क्वेश्चन में ना आपके जनरली सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपने नोटिस करा होगा मैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को काफी यूज करता हूँ, तो इन वीडियोस के थ्रू ही आपको इसके क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन देख भी लेंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा एक और चीज पता होनी चाहिए, काफी यूजफुल है, जो आपके इजी एग्जाम्स है ना इसमें डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज देख लो कि हमारी इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, एंड इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये पूरा माइनस वाले पार्ट को, इस पार्ट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 एंड इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर हमारी इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होंगे, वो इक्वेशन क्या होगी। इसका रिजल्ट याद हो तो काफी इजी हो जाता है, आपका टाइम काफी बचता है, स्पीड टेस्ट में चांसेस भी आ जाए कि आपको इसके रूट्स इक्वेशन होती है cx² + bx + c, कि अगर आपके रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी पूरी रोटेट हो जाती है कि आपका बी अपनी जगह पे ए और सी मतलब x² और आपके कांस्टेंट टर्म एक दूसरे से इंटरचेंज। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम वेस्ट नहीं करना, रूट्स नहीं निकालने, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, आंसर टिक करना। ठीक है, लास्ट देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास। पहला क्या है, अरुण एंड वरुण अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरुण मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, he ended up with the roots 4 3। Varun made a mistake in writing down the coefficient of x, he has root size 3 2। what will the exact root of the original quadratic equation। ठीक है, पहले मैं समझना सिखा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू करना ज्यादा इजी होता है, बट समझना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को समझते कैसे। ठीक, अरुण और वरुण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। अरुण मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट। अच्छा इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं x² माइनस सॉरी सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को कोएफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, एंड इस वाले का पार्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, अच्छा अब आपका क्या गिवन है, उसने मिस्टेक कांस्टेंट टर्म गलत लिखी है, इसका मतलब उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिखी है, मतलब ये वाला टर्म गलत लिखी है इसने, बाकी चीजें तो सही लिखी होंगी, इसका मतलब उसने x² तो सही लिखा होगा इक्वेशन में।
उसने सम ऑफ रूट भी सही लिखा होगा। अच्छा उसके रूट्स क्या हैं, 4,3 आए हैं, तो सम ऑफ रूट क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इक्वेशन का ये पार्ट आ जाएगा 7x इक्वल टू 0। और जो गलत पार्ट लिखा है ना उसको आप लिखो ही मत, बस सिंपल से ऐसे लिख दो, ठीक है। दूसरा है वरुण मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। उसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को गलत लिखा है, इसका मतलब उसने यहाँ पे गलती करी है, तो मेरे को ये वाला पार्ट लिखना ही नहीं है। मुझे लिखना है बाकी पार्ट जो सही लिखा होगा, ये एक्स स्क्वायर, और उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सही लिखा होगा। अच्छा रूट्स क्या है उसके, 3,2 आए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब ये वाला पार्ट आपका 6 आ जाएगा। एंड जो मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो भी मैंने ब्लैक में लिखा है, ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी आपकी 6,1। ये मेरे रूट्स आ जाएंगे एंड दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। शॉर्टकट क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस में ही देख लिया करो कि किस ऑप्शन का सम ऑफ रूट आपका 4,3 आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किस ऑप्शन का आपका 6 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे सम आपका 7 आ रहा है और प्रोडक्ट आपका 6 आ रहा है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो इस टाइप क्वेश्चन। आई होप करे होंगे आपने क्वेश्चन ऐसे एंड ईजी लगते होंगे, ठीक है। लास्ट देखते हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सोचने वाला है। अच्छा एक बार अपना आंसर टाइप करना, ठीक है। देखते हैं आपका आंसर सही आता है या टाइप करो यार, सोच के बताओ क्या आंसर है, उसके बाद चेक करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। आपका नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। अच्छा मतलब मेरे अगर रूट्स अल्फा है और बीटा है, तो मतलब मेरे रूट्स ऐसे होने चाहिए कि स्क्वायर होने के बाद भी चेंज ना हो, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपके सेम ही आ रहे हैं, ऐसी होनी चाहिए मेरी इक्वेशन, ठीक है। सो आपको कोई ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जो आपका स्क्वायर करने के बाद भी चेंज ना हो, ठीक है। तो वैसे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, ऐसे नंबर आपके 0 और 1 ही होते हैं, तो स्क्वायर होने के बाद भी चेंज नहीं होते। इनको यूज करके क्या क्या इक्वेशन बना सकते हो आप, या तो आप बना सकते हैं रूट्स को 0,0 मान लोगे, या रूट्स को आप 1,1 मान लोगे, या रूट्स को आप 0,1 मान लोगे। यही ऐसे नंबर्स है ना अल्फा बीटा जो स्क्वायर होने के बाद भी सेम आते हैं, ठीक है। कई लोगों के मन में डाउट आता है 1,0 मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा अगर 0 है तो इक्वेशन बनेगी मेरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सही है। दूसरी इक्वेशन बनेगी, अगर 1 पुट कर दूं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी सही इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन बनेगी आपकी 0 और 1 है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी सही बन रही है। चौथी क्या है, चौथी भी ध्यान से देखोगे तो सेम ही बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में तो आपकी 3 इक्वेशन बनी है, योर आंसर इज 3 इक्वेशन। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये वाला, कि 3 इक्वेशन पॉसिबल है, तीनों दिख रही है, तीनों में कोई कमी नहीं है, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर इज 3 इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। सो क्लास इज ओवर। अच्छा जो नेक्स्ट क्लास है मैं प्लान कर रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेजेस आए थे कि सर रेशियो एंड ऑल काफी सिंपल है, उस पर इतना टाइम वेस्ट मत करो, और मेरे को रियलाइज हुआ कि रेशियो में टाइम भी ज्यादा लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आई होप आपको आता होगा, तो उसमें उसको करने की जगह मैंने पास्ट ईयर का पैटर्न एंड ऑल देखा था, क्वेश्चन पेपर देखा था, तो रियलाइज हुआ क्लॉक एंड कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है वो क्लॉक एंड कैलेंडर पे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा क्लॉक एंड कैलेंडर भी। तो आज के लिए क्लॉक एंड कैलेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, 1 घंटे टाइप की बनेगी इसकी, उतने में कंप्लीट भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट कल की रिकॉर्डिंग के लिए कम टाइम अवेलेबल है, कि कल मेरी पूरे दिन क्लास है, तो
ट्राई करूंगा कोई छोटा सा टॉपिक हो उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जैसे टाइम एंड वर्क टाइप वैसे ही, डाल पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा शायद से। ठीक है, सो करते हैं, क्लास कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।